शुद्ध वातावरण जो है, शुद्ध पर्यावरण हर एक जीव का मौलिक अधिकार है, हमारा हक है सर। मानव के जीवन पे कैसा असर डालता है? तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम ऐसी ऑक्सीजन को ले जो अधिकतम शुद्ध रूप में हो? मेरा मानना है कि हर घर में अब मरीज है, हर गांव में कैंसर का पेशेंट है। योग विज्ञान है। तो हमने एक योग संदेश नाम की पत्रिका पढ़ी, ऐसा कुछ लिखा था, योग और प्राणायाम से लगभग सब बीमारियों का समाधान किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम गाय पालें। आज शहरों में भी गाय पाली जा रही है। हो सके तो हम कोशिश करें कि जो गाय हमारे घर के सामने आ रही है उसको हम घर का शुद्ध अनाज दें। और हमारे हर छोटे कदम जो है एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। शहर में, गांव में छत पे खेती कर सकता है। तो सबसे बड़ा हमला हुआ है बीजों। आज की डेट पे हमारे पास 500 प्रजाति के देसी बीजों का हमने संरक्षण किया है। अगर बीज होंगे तो हमारी खेती होगी, और खेती होगी तो भोजन होगा, भोजन अच्छा होगा तो हमारा मानव स्वास्थ्य होगा। नमस्कार दोस्तों, प्रकृतम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जो प्रकृति से अपने गहरे जुड़ाव और प्रकृति संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बायोडायवर्सिटी को बचाने, ऑर्गेनिक खेती, और इनका मानना है कि धरती की सेहत हमारे हाथों में है और हमारे हर छोटे कदम जो है एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं श्रीमान भीकम चौहान जी की। नमस्ते सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जो कीमती समय देकर हमारे बीच उपस्थित हुए तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके प्रकृतम परिवार का धन्यवाद जी, जो आज आपने हमें आमंत्रित किया, और साथ ही आज के शुभ दिन, क्योंकि आज हमारे कृषि के देवता हल षष्ठी बलराम जयंती है, और कल का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस का दिन है। तो उसकी पूर्व संध्या के दिन, और साथ ही आगे जो है परसों भगवान कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ। जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस, बलराम जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, हम आपसे आपका जीवन परिचय जानना चाहते हैं, और ये जो प्रकृति संरक्षण की आपने जो ये कार्य कर रहे हैं, इसकी जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखो, बचपन से ही हम प्रकृति के बीच में रहे हैं। जी। हमारा जो पूरा जो बाल्यकाल है और हमारा जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं वो ग्रामीण परिवेश में हुई है। तो मैं वाराणसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंगेझरी में मेरा जन्म स्थान है, और वहाँ मैंने प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करने के बाद में बालाहाट में जो है विवेक ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल तक वहाँ मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो अभी उत्कृष्ट स्कूल के रूप में जाना जाता है, वहाँ मैंने शिक्षण लिया है 12वीं तक, और जीव विज्ञान संकाय से। और उसके बाद जटाशंकर त्रिवेदी से मैंने बीएससी जीवन विज्ञान से किया है, और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में मेरा जुड़ाव रहा, और बड़े संघर्ष के दिन रहे। तो हमने ग्रेजुएशन के बाद में कभी नेवी में भी अपने कुछ कदम रखे, वहाँ हमने प्रयास किया, वहाँ भी हम सफल नहीं रहे। उसके बाद हमने जो है शिक्षा जगत के बाद में जो हेल्थ सेक्टर है जी, उसमें कुछ एजुकेशन के लिए ट्राई किया। तो बीएससी बायोलॉजी करने के बाद में हमने जो है स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ जो है हमने किया। तो मेरा स्वास्थ्य शिक्षा में आयुर्वेद से डीएमएस है। साथ ही उसके बाद में हमने क्लिनिकल फार्मेसी जो आयुर्वेद में आयुर्वेद के अलावा एलोपैथिक में होता है, तो एलोपैथिक में क्लिनिकल फार्मेसी किया है। और आज भी अनवरत हम कुछ न कुछ ऐसी शिक्षाएं ले रहे हैं जो नॉमिनल है, लेकिन उसका गहरा हम अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करते करते हम प्रकृति के सानिध्य में रह करके इन सबको सीख रहे हैं। तो वो जो एजुकेशन हमारा संस्थागत हुआ, उसके अलावा
जो हमारा जो शिक्षण कह लो या हमारी पाठशाला है वो प्रकृति ही रही है, क्योंकि हम बचपन में जब गर्मियों की छुट्टी होती थी या दशहरे की छुट्टी होती थी, दीपावली की छुट्टी होती है, तो गांव के आसपास जो जंगल है उनमें हम खेलते कूदते और गांव में तालाब आदि, वहाँ प्रकृति से हमारा जो जुड़ाव रहा, तो हमने देखा कि वो जुड़ाव जो है आज भी बरकरार है। और वहाँ से सीखते सीखते ये जो सीखने की प्रक्रिया है या जो कुछ जानने की जिज्ञासा है वो आज लग रहा है कि अब वो बड़े रूप में आ गई है। जी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आज हमने एजुकेशन जो है जीवन शास्त्र के अलावा चिकित्सा शास्त्र में लिया, पंचगव्य में लिया, योग में लिया, होम्योपैथिक में लिया, और भी बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धति है उनमें किया। लेकिन उसके अलावा जो है हमारा जो एक जुनून था कि भी हम अगर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं या चिकित्सा जगत में हमारा अभी पदार्पण हुआ है, तो हम अपने मानव स्वास्थ्य के लिए और क्या कर सकते हैं। तो उसके मूल में जब हम गए तो हमने पाया कि सारा जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो भोजन से चल रहा है, क्योंकि आज हमारा जो है भोजन के अलावा भी देख रहे हैं कि हमारा पूरा प्रकृति, हमारी जो जैव विविधता है, पूरा पर्यावरण है, वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। तो ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा खेती की तरफ झुकाव हुआ। अच्छा। और इसलिए भी हुआ कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे बुरे क्षण भी आए कि उन्होंने हमको एक नए जो है नई शुरुआत करने के लिए मजबूर किया। तो 2009 में हमारा एक बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारी ये पूरी टांग कट गई थी, और टांग कटने के बाद में हम 2-3 महीने नागपुर में रहे। और जब वहाँ हमारा ट्रीटमेंट चला, और ट्रीटमेंट चलने के साथ में ही हमारे साथ बहुत बड़ा एक मतलब धोखा हुआ। धोखा ऐसे कि वहाँ के डॉक्टरों ने जो रॉड डलना चाहिए वो रॉड में जो इम्प्लांट लगता है वो इन्फेक्टेड लगा दिया। और उस समय तो ऐसा हुआ था कि हम ज़िंदगी और मौत से बच कर के वहाँ से आए हैं, क्योंकि अंत में हमको जो ट्रीटमेंट मिला और जब हम बच के आए तो हम वहाँ आयुर्वेद जो है महाविद्यालय, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय में हमारा पूरा उपचार हुआ और सकुशल वहाँ से ठीक हो के आया। और वो पूरी राड जो है वो पूरी की पूरी निकाल करके वापस हम स्वस्थ हो गया है। तो जब हम वहाँ बीमार थे तो हमने एक योग संदेश नाम की पत्रिका पढ़ी, वहाँ ऐसा कुछ लिखा था कि उन्होंने लिखा कि भाई योग और प्राणायाम से लगभग सब बीमारियों का समाधान किया जा सकता है। तो हमने जब हमारा ये हीलिंग नहीं हो पा रही थी, हड्डी जोड़ नहीं पा रही थी, तो हमने लेटे लेटे सिर्फ अनुलोम विलोम वगैरह वो सब जितनी ऊपरी प्रक्रियाएं वो की। और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट जब योग की तरफ हुआ, और साथ ही हमने देखा कि योग में बहुत सारी चीज़ें हैं। योग में प्राणायाम है, व्यायाम है, और प्रकृति संरक्षण है, फिर ध्यान है, हाँ ध्यान है, और बहुत सारी ऐसी विधाएँ। तो हमने यहाँ बालाघाट ज़िले में लगभग प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों को योगों की ट्रेनिंग दी। और जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तो हम ढंग से चल नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो हमने देखा कि योग करते कराते सिखाते सिखाते हमारा ये सब रिपेयरिंग भी हो गई और एक अच्छा अनुभव भी हो गया। अच्छा। मतलब जैसा होता है कि एक इंसान जब किसी को बोलने के लिए बोला जाता है क्लास में भी कि भाई आप 2 शब्द बोलिए, तो सचमुच हमारी उस समय स्थिति थी कि हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन अभी ये समझ लो कि वो जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है तब से हमें लग रहा है कि हम बहुत सहज रूप से हर बात को बोल सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो ऐसी हमारी जीवन यात्रा शुरुआत हुई। तो अभी प्रकृति की तरफ जो है और चिकित्सा की तरफ हमारा जो है पूरा फोकस है, और इनके माध्यम से हम मानव स्वास्थ्य को और पूरे पर्यावरण को कैसे बचाएं, यही हमारी कोशिश रहेगी। जी सर। सर आपने एक बायोडाइवर्सिटी एक शब्द यूज़ किया और ह्यूमन लाइफ, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बायोडाइवर्सिटी शब्द का सीधा साधा हिंदी में अर्थ होता है जैव विविधता। तो जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र कह लो या फिर हमारा जो पूरा पर्यावरण है, मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है, मतलब मानव आ सकते हैं, प्राणी आ सकते हैं, हवा, पानी, पूरा पर्यावरण, जंगल, पहाड़, मतलब पूरी सृष्टि को अगर हम एक चीज़ में बांध देते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की
जैव विविधता जो है वो संकट में है। संकट में है। और एक आम इंसान को अगर देखें तो वो दूषित भोजन, दूषित वायु, दूषित खान पान और पूरा का पूरा हमारा जो पर्यावरण, जो पूरा क्लाइमेट है वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा अपना और पूरे समाज का और पूरे राष्ट्र का ये प्रयास होना चाहिए कि इस संकट से कैसे उभरे और इस ओर हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं। सर, आपने जैसा कि बताया कि आप जो है योग और प्रकृति से जुड़े हैं, तो योग और प्रकृति का जो है जो संतुलन है मानव के जीवन पे कैसा असर डालता है और इसकी क्या महत्वता है योग की और प्रकृति संरक्षण की, तो सर इसके बारे में योग बड़ा बृहद विषय है जी। और अगर उसको आम भाषा में समझे तो जिस दिन से हम पैदा होते हैं तब से योग हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चा जब रोना स्टार्ट करता है, उसके बाद जब श्वास लेता है, पहली श्वास लेता है, वहाँ से हमारा एक प्राणायाम स्टार्ट हो जाता है जी, और ब्रीदिंग। वो बच्चा भी अंदर श्वास लेता है लेकिन हमको वो अनुभव नहीं होता, लेकिन माता के जो गर्भ में रहता है तब से वो योग स्टार्ट हो जाता है। और जब हम बाहर देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो मेहनत करते हैं, हम तो अपने रोज़मर्रा के कार्य करते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि मेहनत करने वाला आदमी कहता है कि मैं व्यायाम कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। योग विज्ञान है जी। और योग के माध्यम से हम अपने जीवन को शतायु कैसे बनाएं और सामान्य जो है श्वास प्रश्वास के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित करें और लंबी आयु कैसे जी सकते हैं। तो बहुत सामान्य शब्द में देखा जाए तो प्राणायाम मतलब हम जो प्राणवायु को उसके अंतिम आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो हमारे वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन है वो सही समय पे कैसे ले, उसको ले करके हम अपने फेफड़े में लेते हैं, उसके बाद सारे अंगों में जाता है, अंगों से फिर छोटे छोटे सिस्टम में जाता है और सिस्टम के बाद में पूरे हमारे सिस्टम के बाद में हर कोशिकाओं तक जाता है और वहाँ से वापस फिर वो दूषित जो है पार्टिकल्स कह लो या दूषित कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, उनको वापस लेकर के फिर उन अंगों से लेके सर्कुलेशन से लेकर के वापस फिर हमारे फेफड़ों में आता है। फेफड़ों से फिर हमारे श्वास प्रश्वास के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को या दूसरी चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है प्राणायाम वाली हम इस तरह से करते हैं और ये पूरा बड़ा साइंस है। योग के बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें योग, आसन, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, षटकर्म है, पंचकर्म है, आदि आदि है। जी। तो सर ये आधुनिकता के दौर में ये जो समय है आधुनिकता, इसके समय में देखेंगे सर कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया। जैसे हम योग की बात करें, प्राणवायु की बात करें, हमारी प्राणवायु सर दूषित हो रखी है। तो सर आप इस प्रदूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुद्ध वातावरण जो है, शुद्ध पर्यावरण हर एक जीव का मौलिक अधिकार है, हमारा हक है सर। लेकिन ये जो प्रदूषण है, आधुनिकता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? आप क्या जीवन जीने के लिए सबसे मेन जरूरी है हमारा शुद्ध ऑक्सीजन का होना जी। लेकिन मेन मायने रखता है कि हम श्वास तो ले रहे हैं, लेकिन वो अगर वायु हमारे दूषित होगी, प्रदूषित होगी, तो वो उस ऑक्सीजन को लेने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम जो श्वास ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है और जो टॉक्सिन्स है या जो प्रदूषित गैसें हैं या जो नुकसान करने वाली जो अनवांटेड गैसें, उनका प्रमाण ज़्यादा है। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम ऐसी ऑक्सीजन को ले जो अधिकतम शुद्ध रूप में हो? और साथ ही हम देखते हैं कि ये पर्यावरण कह लो या पूरा वातावरण कह लो इतना प्रदूषित है कि अगर आप कभी हम एक पोस्टमार्टम को देखते हैं, तो मैंने काफ़ी पोस्टमार्टम अटेंड की हैं, तो वहाँ हमने देखा कि जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो फेफड़े का जब इंसिजन किया जाता है तो कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी के इंजनों में कोई फिल्टर लगे रहते हैं, तो जस्ट लाइक फिल्टर हमारे फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े में वो जो काले काई जैसे जो गंदगी जमा होती है वो तक हमने देखा है। तो अच्छा। आप अंदाज़ लगाए कि एक्सरे में भी ये चीज़ पकड़ में नहीं आती, और जब हम मृत अवस्था में या पोस्टमार्टम के टाइम पर जब हम देखते हैं तो इतना सारा कचरा हमारे फेफड़ों में, मतलब एक आम आदमी के फेफड़े में भी इतना कचरा जमा होता है। तो आप अंदाज़ लगाइए कि आज हमारा जीवन कैसे सुरक्षित है और क्या
हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें अपनी हम प्रकृति को बचाएं और हम शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध पर्यावरण के लिए कोई प्रयास करें, अपना एक पहल जो है वो करें। तो ये चिंतनीय विषय है और हम सबको इस बारे में चिंता करना चाहिए और उसके लिए और भी जो है प्रयत्न करना चाहिए। जी सर, ये प्लास्टिक जो है, इसका प्लास्टिक का इतने सारे किसी भी रूप में जो है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, तो इसके बारे में सर आपका क्या विचार है और आप कैसे उसको देखते हैं? देखिए, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है उनका उपभोग बढ़ा है। जैसे पॉलीथीन वगैरह। हाँ, पॉलीथीन तो वो कहने का मतलब ये है कि पहले ये होता था कि हमारे घर के जितने पुराने कपड़े थे उनके सबके थैले बनाए जाते थे। तो अब पता चला कि हमारा फैशन हो गया कि हमको बिल्कुल कोई एक बैग भी लेके नहीं जाना है मार्केट में। हाँ। तो ये होता था कि भाई पहले भी अपने पास साधन थे, लेकिन हम अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में मतलब मार्केट में पैसा दे के भी आ रहे हैं और वहाँ से जहर लेके आ रहे हैं। तो पहली शुरुआत हमारी जो लाइफ की है वो पॉलीथीन से होती है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो रहा है तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है कि भैया वो आपको जाना है, डिस्क वगैरह लेके आना है, तो कतई नहीं यूज़ करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ब्लड में भी पॉलीथीन के माइक्रो और जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इतने घातक परिणाम आ रहे हैं कि अभी जो बच्चे हमारे जो पैदा हो रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है। जो बच्चे हमारे पैदा होने वाले हैं वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। हम देख रहे हैं कि कोई बच्चे अभी पैदा हुआ है तो पता चला कि उसको महीनों तक या 15 दिन तक 20 दिन तक आईसीयू में रख करके बड़े मुश्किल से उसकी जान बचा जा रही। मतलब हमारा जो नवजात शिशु या हमारे वातावरण में आने के बाद में भी सुरक्षित नहीं है। तो और साथ ही हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपका बड़ा प्यारा सा अभियान है कि हम प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति से प्रदत्त जो है जो दैनिक दिनचर्या में हमारे उपभोग करने वाली सामग्रियां हैं वो प्रकृति से प्राप्त हो, है ना। तो प्लास्टिक को कंप्लीटली रिप्लेस करें। अभी हम बहुत अच्छा है कि पत्तल होती थी हर त्योहार के हिसाब से अलग अलग, मतलब जन्माष्टमी के लिए अलग पत्तल होता था, पोला के लिए अलग पत्तल होता था, अलग अलग त्योहारों के लिए अलग अलग पत्तियों का। मतलब ये साइंस जो है हमारा पौराणिक साइंस है, हमारा जो एंसेंट साइंस है वो कितना पहले समृद्ध था, तो उसको हमने भुला दिया है। तो पहले के लोग हैं उनका प्रकृति से जुड़ाव था और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वो लोग अवेयरनेस थे। तो हमारा ये मानना है कि हम जितना बच सके तो पॉलीथीन से बचे, प्लास्टिक से बचे। बिल्कुल। तो सर हमारा भी प्रकृतम के माध्यम से यही प्रयास है कि हम कंप्लीटली जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको हमारे उपभोक्ताओं तक के लेके आए। बिल्कुल हम उसमें जो बांस की सिल्लक होती है उससे उसको सील करके सर और बस हीट प्रेस करके हम कंप्लीटली प्योर फॉर्म में उसको प्रकृतम में बहुत अच्छा है, देकर आ रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगी, आपने एक टर्म बताया कि गौ आधारित खेती आपका एक प्रयास है कि अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल जो रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें जो हमारी मिट्टी है उसको इतना नुकसान होता है, मिट्टी बंजर हो रही है, फिर वो जो रसायन पानी के माध्यम से आपके वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो रासायनिक खेती के माध्यम से आपकी मृदा प्रदूषित हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है और फिर ह्यूमन जो उसको कंज्यूम करता है उसको कैंसर तक की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो सर आपने इसको करने के लिए सॉल्यूशन निकाला है कि गौ आधारित खेती, जैविक खेती। तो इसके बारे में सर क्या बताना चाहेंगे हमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के अभी वर्तमान युग में कह लो या जो समसामयिक हमारी जो परिस्थिति है वहाँ प्राकृतिक खेती या गौ आधारित खेती बहुत ज़रूरी हो गई। और आज हम तुम या आसपास के जनरेशन के लोग नहीं हैं, पूरा विश्व चाहता है कि प्राकृतिक खेती करे। क्योंकि सीधा सा देखा जाए जो वैश्विक स्तर पे जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि अगर एक प्रति व्यक्ति अगर उसके ब्लड में अगर हम सैंपल लेते हैं तो पूरे एक साल में 640 ग्राम जो है कीटकनाशी मतलब केमिकल जो पेस्टिसाइड्स की जो है उसमें मात्रा पाई गई। और हम ये देख रहे हैं कि अब जब इतना हमारी बॉडी में केमिकल का डिपॉजिट है तो क्या आप नहीं मानते कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हर घर में मरीज होंगे और हमारा जो आयु काल है वो घटते घटते पता चला कि अभी
50 का मिनिमम हाँ। है, तो वो 20 तक आ जाए, 10 तक आ जाए, और पता चला कि हमने अभी जन्म लिया और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद हमारी डेथ हो गई। तो ये अभी भविष्य के खतरे हैं, और आज नहीं तो कल हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जुड़ना ही होगा। तो हमारा मेनली उद्देश्य ये है कि प्रकृति के साथ में जो है कैसे तालमेल तालमेल बिठाते बिठाते हुए हम गौ आधारित खेती करें, क्योंकि बिना गौ के खेती संभव ही नहीं है। जी। प्राकृतिक खेती भी संभव है, लेकिन गौ आधारित खेती इसलिए ज़रूरी है कि आज देख रहे हैं कि प्राणियों में संकट ज़्यादा आ रहा है। जी। मतलब ये जो कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता था, उन पे भी संकट आ चुका है। आप अभी समाचारों में सुन रहे होंगे, जो आवारा कुत्ते हैं उन पे संकट आ चुका है। और गाय का तो ऐसा फरमान निकला है कि आप गाय पालते हैं और गाय अगर रोड में पाई जाती है तो उसके दोषी भी गौपालक को मतलब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो अब ये संकट ये है कि गाय की इतनी दुर्दशा क्यों हुई, क्योंकि गाय का महत्व खत्म हो गया है। आज खेती में बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, और आधुनिक यंत्रीकरण के कारण गाय का महत्व खत्म हो गया है। जो हमारा पशुधन है, उसमें जो बैल है, उसका महत्व खत्म हो गया है। तो सीधे सीधे गौपालन मांस उत्पादन के लिए हो रहा है, ना कि हमारे खेती के लिए हो रहा है। तो हमारा प्रकृति संरक्षण के साथ में गौ संरक्षण भी मूल सब्जेक्ट है। और कैसे हम जो है अपनी खेती को बचा सकते हैं, कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, और मानव स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जितने हमारे आसपास स्कूल नहीं है, उतने डॉक्टर्स है, उतने क्लिनिक्स है, उतने हॉस्पिटल्स हैं, और उतने मरीज भी है, उतने मरीज भी है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, या ऐसा क्या चेंज हो गया कि हमारा ये अचानक से इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो पहले तो ये होता था कि साल में एक आध बार किसी को फीवर आया तो वो 3 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन पता चला कि आपने एक मेडिसिन लिया, मान के चलो एक डोलो नाम की पैरासीटामोल दवा आती है, वहाँ से उल्टी गिनती स्टार्ट होती है। आपने पैरासीटामोल मेडिसिन लिया, आपका लीवर डैमेज हुआ, आपका किडनी डैमेज हुआ, तब से आपको बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ, आपका शुगर बढ़ा, आपको थायराइड हुआ, आपका सिस्टम फेल हुआ, फाइनली आपका एक बार कैंसर होना है, और एक बार हार्ट अटैक होना है, या ब्रेन हेमरेज होना है, या पैरालिसिस होना है। तो ये लगभग क्रम दर क्रम सबके साथ ये हो रहा है। और मेरा मानना है कि हर घर में अब मरीज है, हर गांव में कैंसर का पेशेंट है, और अब मुझे तो लगता है कि प्रत्येक आदमी को शुगर बीपी कॉमनली हो रहा है। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम अब प्राकृतिक खेती की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं, और क्या विकल्प हो सकते हैं कि हम गौ आधारित जहर मुक्त खेती करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम गाय पालें। आज शहरों में भी गाय पाली जा रही है। हो सके तो हम कोशिश करें कि जो गाय हमारे घर के सामने आ रही है उसको हम घर का शुद्ध अनाज दें, शुद्ध भोजन दें, और वो बदले में आपको गौमूत्र भी देगी। और गाय इतनी परोपकारी है कि आपके घर में एक शुद्ध का ताज़ा गोबर भी दे के जाती है। अगर आपके यहाँ तीज त्यौहार है, यकीनन आप मानेंगे कि आप अगर रोटी देंगे तो आपको उसके बदले आपको गोबर गौमूत्र दे के जाएगी, तो आपका घर शुद्ध करके जाएगी। और पूरे सृष्टि में अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र चीज़ों में गिना जाता है वो है पंचगव्य। तो पंचगव्य से स्टार्ट करते हैं हम। गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और मक्खन, जी, पंचगव्य में गिना जाता है। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट कह लो, या वर्ल्ड वाइड या पूरे भारत राष्ट्र में प्राकृतिक खेती में पंचगव्य आधारित खेती भी की जा रही है। उसमें अभी हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में, ICR में, और इन्होंने पंचगव्य को प्रूव करके दिया है कि भोजन के रूप में ज़मीन को जो खुराक लगती है, फर्टिलाइज़र लगता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो सब कुछ पंचगव्य में है। जी जी। साथ ही गाय जीवित रहते रहते हमको जो देती है, वो अगर हम अभी आधुनिक मानसिकता के हिसाब से देखा जाए तो गाय का सिर्फ महत्व ये है कि हमको दूध चाहिए, वो भी हमको घर में चाय पीने के लिए। तो गाय पालने का सिर्फ मकसद है कि भी वो गाय दूध देती है नहीं, लेकिन हमने अभी इतने दिनों में ये सीखा है कि गाय जिस दिन से पैदा होती है और जिस दिन मृत्यु लोक के जाती है, उसके बाद भी हमको लगातार हमारी प्रकृति के लिए कुछ न कुछ देके जाती है। तो अभी हमने जो ओवरऑल अभी 10-15 सालों से जो हमने गौ आधारित जहर मुक्त खेती किया है, उसमें जो हमने अनुभव किया है, और उसके आधार पे
हमने अपनी मिट्टी को शुद्ध किया है, हमने अपने पर्यावरण को शुद्ध किया है, हमने अपनी खेती को ठीक किया है, मानव स्वास्थ्य को ठीक किया है और उसके ज़रिए हमारा जो है शुद्ध भोजन हमको मिल पा रहा है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि पंचगव्य के अलावा भी हम गाय के सिंग के द्वारा बना हुआ खाद यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम गाय अगर मृत हो जाती है तो उसकी समाधि का खाद यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं होगी, गाय जिस दिन पैदा हो देती है, बच्चे को, बछड़े को जन्म देती है, उस समय गाय के गर्भाशय में एक पानी की थैली होती है और एक उसका जरायु होता है। वो जरायु भी हमारे लिए काम का है। और उस पे अभी जो फाइनली जो रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, खेती और पर्यावरण के लिए, भूमि के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब उस जेर के द्वारा बनाया हुआ जो है फर्टिलाइज़र, उसमें सब कुछ पाया गया है। तो इस दिशा में हम काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी पंचगव्य कृषि के अलावा हम अष्टगव्य कृषि के ऊपर आए हैं और अष्टगव्य कृषि के इंक्लूडिंग पूरे जितने उसके बैक्टीरियल कल्चर है, उस कल्चर से हमने एक सुपर कंपोस्ट तैयार किया है। अब वो सुपर कंपोस्ट आप पौधे की फर्स्ट मतलब जर्मिनेशन से लेकर के हार्वेस्ट तक कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे अभियान में हमारे साथ पूरे बालाघाट जिले के काफ़ी सारे जैविक कृषक लगे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि जीवामृत से लेकर के जो है पंचगव्य कृषि और अष्टगव्य खेती, ये अभी इस पे पूरा रिसर्च हमारा टिका हुआ है। और जहर मुक्त, बिना बीमारी के हम लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नया इनोवेशन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और बहुत सारे किसान को इसमें हमने शामिल किया है। उनके साथ मिल करके ये नवाचार के साथ में शुद्ध अन्न, शुद्ध अनाज, शुद्ध फसलें हम लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, आजकल के लोग जो है शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उन तक ये शुद्ध भोजन, शुद्ध फल सब्जियां ये उनको कैसे मिल पाएगी और इसके लिए वो कैसे अपनी तरफ से एक पहल कर सकते हैं? सर, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि भी हमको अगर कोई सामान की ज़रूरत है तो हमने क्लिक किया और सामान हमारे घर तक आ जाता है। तो क्या ऑनलाइन या घर पहुंच सेवा हमारे शुद्ध भोजन की हो सकती है क्या? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और आप कुछ पूछना चाह रहे थे तो पूछ सकते हैं। सर, मैंने पहली बार जब आपको कॉल किया था मिलने को लेके, तो आपने कहा था कि मैं टेरिस में हूँ और मैं कुछ गार्डनिंग कर रहा हूँ करके। तो सर, आप टेरिस गार्डनिंग भी करते और आपने बताया था कि आप वहाँ पे फल और सब्जियाँ लगा रहे हैं। तो आपने बताया था कि काफ़ी कम स्पेस है, उसमें आप जो है फल और सब्जियाँ उगा पा रहे हो और ये सक्सेसफुल आपका ये प्लान है। तो सर, इसके बारे में मैं तो बिल्कुल आश्चर्य से भर गई थी और मैंने कहा था कि सर मुझे प्लीज़ सिखाइएगा। ऑल ओवर एक सब्जेक्ट है ये जी, इस बारे में बताइए। इसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, टिकाऊ खेती या स्थायी खेती। इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम पर्माकल्चर बोल सकते हैं। पर्माकल्चर का मतलब ये होता है कि परमानेंट खेती। अच्छा। या अपने आप जो प्रकृति प्रदत्त रूप से जो प्रकृति में जो खेती होती है, फसलें होती है, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जो संसाधन से बिना मानव की छेड़छाड़ की जो खेती होती है उसको पर्माकल्चर कहते हैं। दूसरा आता है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक में सिर्फ पानी में पौधा होता है और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जरिए पानी में खेती होती है। उसी का एक पार्ट होता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में दो तरीके से खेती होती है। फ्लोटिंग पानी में फसलें होती है और नीचे फिशरी होती है, मतलब आप मछली की खेती कर सकते हैं। उसके आगे आता है बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती में ये होता है कि नक्षत्र और जो है सूर्य किरणों के अलावा या जो पूरे भूमंडल में हमारी जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जैव गति की जो प्रक्रिया है, उनसे खेती कैसे करें। तो उसमें आता है अग्निहोत्र कृषि। तो अग्निहोत्र मतलब हम गाय के जो कंडे हैं, गाय का घी है, शुद्ध हमारा जो जैविक चावल है अखंड, वो डाल करके हम वातावरण में जो कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं और उसके द्वारा हमारे पूरा आसपास का जो ओरा है वो कैसे शुद्ध होता है और उसके जरिए हमारी खेती पे क्या असर होते हैं, हमारे मानव स्वास्थ्य पे क्या असर होते हैं, हमारे पूरे पर्यावरण पे क्या असर हो सकते हैं। तो ये पूरी खेती जो है नक्षत्रीय खेती कहलाती है या बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। उसी में हमने अभी जो बात किया था कि सिंग खाद, जब जो देशी गौवंश है, मतलब वो गाय हो सकता है, बैल हो सकता है ना, जिसके सींग होते हैं, वो जब मृत होता है तो मृत के पहले भी अगर वो हम मतलब टूट गया या मृत के
समय भी जो चर्मकार है उस सींग को अलग कर लेता है। तो उन सींगों को भी हम जो है विशेष नक्षत्र में, मतलब शारदीय नवरात्र से लेके अगले नवरात्र तक उसको एक विशेष प्रोसेस से हम उसको ज़मीन में गड़ा करके उसका जब हम खाद तैयार करते हैं तो वो पूरे जीवन भर जो है वो सिंह का जो मेन रोल होता है वो एंटीना की तरह होता है। मतलब जब गाय सनलाइट में विचरण करती खेतों में तो वो सर्वर की तरह पूरे ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी अपने सिंग में वो कंज्यूम करता है। और वो जो सिंग हम धरती में गाड़ करके जब उसका खाद बनाते हैं तो सिंक सिलिका खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिका सिंक खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये खेती भी हमारे लिए स्थायी खेती होती है और टिकाऊ खेती हो सकती है और इसमें खर्चे कम हैं। और फिर हम बात कर रहे थे कि जैविक खेती में ऐसा क्या करें कि जो है लोगों को शुद्ध भोजन मिल जाए या घर पहुंच मिल जाए या हमारे आसपास मिल जाए, हमारे घर के आसपास मिल जाए। और ये बड़े बड़े शहरों में आजकल हो चुका है कि जहां मॉल है या बड़े सिटी प्लेस है वहां पर सेपरेट एक ऑर्गेनिक मार्केट भी होता है और वहाँ स्ट्रिक्टली मतलब ये होता है कि वहाँ ऑर्गेनिक ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ताज़े फल सब्जियाँ मिल सकती है। जो भी प्रोडक्ट है वो निश्चित ही कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनिक हो। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने कोरोना में कर चुका है। जब हमारे काफ़ी साथी किसान साथी जो है घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया आप अपनी फल सब्जियां हैं तो वो घर पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने ये भी काम किया है। हमारे मित्र हैं अभी उनका भी पॉडकास्ट किया था आपने पॉडकास्ट श्री भेजलाल माने जी ने, तो उन्होंने ये सेवाएं दी है और बहुत सुंदर काम है मतलब जैविक खेती की तरफ उनका। और इस तरह हम देखते हैं कि सिटी फार्मिंग या छत पे खेती है ना, तो ये कैसे करें क्योंकि ये भी स्थायी खेती के रूप में आता है। और फिर हम देखते हैं कि परंपरागत खेती के अलावा जैविक खेती में अभी नए आयाम जुड़े हैं। वहाँ हम ये देखते हैं कि किसान कम खर्चे में कैसे खेती करे। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका खुद का खेत हो या ज़रूरी नहीं आपका खुद का घर हो। अगर हम किराए के मकान में भी रह रहे हैं तो हम छोटे छोटे गमलों में या छोटे छोटे पॉट में हैंगिंग प्लांटर्स में प्लांटर्स में ये सब कुछ कर सकते हैं। या हो सकता है कि हम उसमें कुछ ऐसे रोज़मर्रा के पौधे लगाएं या हो सकता है कि कुछ जीवन उपयोगी या जो रोज़मर्रा में हमको मेडिसिनल प्लांट वो लगा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कोरोना के टाइम पर इन्हीं जो है मेडिसिनल प्लांट के थ्रू हमने लोगों की जान बचाई है। मतलब यही अग्निहोत्र वाला जो प्रयोग है, हमने तुलसी का अर्क है या लेमन ग्रास का अर्क है, नींबू है, वही सेना नमक का हमने अग्निहोत्र में हवन करके लाखों लोगों की जान बचाई। क्योंकि जो कोरोना महामारी आई थी उस समय हमने ये सारे प्रयोग किए। इवन उस समय हमने ऑक्सीमीटर में देखा किसी का 33 ऑक्सीमीटर दिखा रहा है और अग्निहोत्र वाला जो माहौल था हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय पूरे टाइम हमने अग्निहोत्र किया। तो हमने मशीन से एक एग्जैक्ट उसका प्रभाव देखा कि भी हमने पेशेंट एंट्री किया, बहुत अनकॉन्शियस था, उसका हमने जब देखा मीटर तो 33 था और जब हमने उसका पानी पिलाया उसको और पूरे हमारा जो क्लाइमेट में ऑक्सीजन हमने जनरेट किया था अग्निहोत्र के थ्रू, तो वहाँ देख रहे हैं कि वो 15-20 मिनट में उसका 99 आ गया। तो ये हमने चमत्कार देखे और निश्चित ही हमारे पास जब उस समय जब पेशेंट आए वो सारे पेशेंट जीवित है और अभी भी जीवित है, कोई आगे। और बात करते हैं सिटी फार्मिंग की और बीज संरक्षण की। तो सिटी फार्मिंग में अभी सबके पास जगह है, मतलब इवन सबके लास्ट वाला जो पोर्शन होता है खुली छत होती है उसका लगभग कोई यूज़ नहीं होता। या तो कपड़े सुखाएंगे, कुछ साग सब्जियाँ सुखाएंगे या कुछ सब्जियाँ मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए होता है। जहाँ तक हम मानते हैं कि हर आदमी शहर में गांव में छत पे खेती कर सकता है। उसके लिए शुद्ध बीज की ज़रूरत होती है, शुद्ध बीज के अलावा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम अपने किसानों से तैयार करवा रहे हैं और हमने एक ऐसा चेन बनाया है कि सबको एक जगह ये सब चीज़ मिल जाए। तो
अभी जस्ट दीपावली के बाद में यहाँ बालाहाट में जैविक मार्ट में ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन था पहला कि भैया ये कैसे मिले, हाँ ये कैसे मिलेगा, तो जैविक मार्ट में सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, गमले से लेके फर्टिलाइजर से लेकर के इवन प्लांटर मिल जाएंगे आपको, रेडी पौधे मिल जाएंगे, और सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स से लेकर के फल सब्जियाँ, ताज़ी दाल अनाज सब सारी मिल जाएगी। अब आती बीज संरक्षण की बात, है ना। और अभी बीजों का संरक्षण या बीज बैंक के बारे में हमको क्या करना चाहिए। तो जब से हरित क्रांति आई है तो सबसे बड़ा हमला हुआ है बीजों पे। अभी वैश्विक स्तर पे देसी बीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और उसमें यह है कि आपके जितने भी बीज हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा हाईजैक कर लिए जाएंगे, और जैसे ही वो बीज जाएगा उसके बाद आपको बीज के कोई भी जीनोम्स वापस नहीं मिल पाएंगे। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि या तो उन बीजों को हम किसानों तक पहुंचा दें, वो किसान उस बीजों को बचा ले, या फिर नेशनल बीज बैंक तक वो पहुंच जाए, तो उसके जीनोम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, और उसको जब भी हमको ग्रो करना है या हमको जिस भी क्लाइमेट में यूज़ करना है उसको हम लगा सकते हैं। तो अगर बीज होंगे तो हमारी खेती होगी, और खेती होगी तो भोजन होगा, और भोजन अच्छा होगा तो हमारा मानव स्वास्थ्य होगा। तो बहुत मतलब सेंसिटिव सब्जेक्ट है बीजों वाला। तो अभी जो बीज मिल रहे हैं मार्केट में वो दो प्रकार के बीज हैं, एक तो होता है हाइब्रिड बीज और दूसरा होता है जीओ सीड्स। तो हाइब्रिड का मतलब सीधे सीधे होता है कि पहले साल आपने बीज लिया, दूसरे साल वो बीज जो है नपुंसक हो जाता है। नपुंसक शब्द इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आज हमारी संतानें संतति पैदा करने लायक नहीं रही। मतलब हमारे पास जो लोग मशवरे के लिए आते हैं या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन्होंने अभी जो शिकायत की कि पिछले 10 सालों से 75% जोड़ों में फर्टिलिटी की समस्या आने लगी है। इवन ये है कि मिसकरेज की समस्या आने लगी है, या अभी ऐसा हो रहा है कि 30% लोगों में इनफर्टिलिटी की समस्या आने, मतलब बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहा इंसान। एक समय ऐसा भी आएगा कि इंसान बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगा। हो सकता है कहीं से हमको बाय करना पड़े या किराए की कोख लेके करना पड़े। तो इतना विकट जो रूप है, इसका दुष्परिणाम हमको आगे भी भोगना पड़ेगा। तो जितने भी हाइब्रिड सीड्स है या जीएमओ सीड है, जीएमओ सीड का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब सीधे सीधे से ये है कि हमने उसके कोई भी बीज के जो जीनोम होता है जीन्स में, उसको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया है या उसको विकृत रूप में दिया है, जैसा हमको चाहिए। या प्रोडक्शन के मामले में ले लो, या उसके हाइट के मामले में ले लो, या क्लाइमेट के मामले में ले लिए। तो इस तरह के बीज अगर हम ले रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भोगना होगा। हाइब्रिड का बीज का भी मतलब ये होता है कि उठा के हमने दो प्रजातियों को मिला लिया और हमारे अपने इच्छानुसार हमने जो है वो नई प्रजाति लेके आ गया। लेकिन उसका फॉल्ट ये है कि पता चला कि एक बीज तैयार हो रहा है राजस्थान में, हो सकता है कि वहाँ के क्लाइमेट में वो बीज सस्टेनेबल हो, लेकिन वो हम यहाँ बालाहाट में यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन देसी बीजों का बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि हमारा देसी बीज कहीं भी किसी भी वातावरण में ढल जाता है और वो ऑटोमेटिकली वो ढलते ढलते अपने आप को बचा के भी रखता है। जबकि आप जीओ और हाइब्रिड सीड देखेंगे तो वो उनमें अनुकूलता नहीं होती और वो आगे आपको दूसरे साल कोई प्रोडक्शन नहीं देंगे। तो अगर उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, उनके जीनोम कोड को अगर डिस्टर्ब किया गया है, तो निश्चित ही वो आधुनिक कृषि का एक अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा स्थायी जो है वो विकल्प नहीं हो सकता। तो हम बात करते हैं देसी बीजों के ऊपर। हेयरलूम सीड्स या देसी जो बीज हैं और परंपरागत रूप से हमारे जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से हम यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे परंपराओं में, हमारे त्योहारों में, हमारे प्रचलन में कहीं ना कहीं बीजों का समावेश था। हमने देखा है कि शादियों में कहीं बीजों का आदान प्रदान हो रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बुजलियाँ कजलियाँ वगैरह हो रही, तो हम बीजों को जर्मिनेट करके स्प्राउट बना करके हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ। कई परंपराएं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका बीजों का समावेश होता है। हमारे संस्कृति में, जाति धर्म में बीजों का समावेश होता है। तो क्यों न हम प्रकृति में जितने भी अब बीज बचे हैं, विलुप्त प्राय कह लो या जो अब ना के बराबर है,
उनको क्यों ना संरक्षण करें, क्योंकि अब संकट सिर्फ बीजों के ऊपर है, क्योंकि एक बार जो हमारा बीज चला गया तो वापस मिलना ही नहीं है। वो उसको डिस्ट्रॉय करके फिर हो सकता है वो विदेश चला जाए। बिल्कुल। और इसीलिए हमने पिछले 10 सालों से बीज संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। तो आज की डेट पे हमारे पास 500 प्रजाति के देसी बीजों का हमने संरक्षण किया है। उसमें 150 प्रकार के देसी टमाटर हैं, 30 प्रकार के बैगन हैं, 30 प्रकार की मिर्च है, 100 से भी ज़्यादा प्रकार की जो है धान की प्रजातियां हैं। अच्छा। और अगले साल तक 1000 प्रजातियों में कुछ 100 प्रजाति और आ जाएगी, मतलब 200-250 प्रजाति हम फिर बालाघाट में लेके आएंगे। और इंडिविजुअली हम वो खेती हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतना सब करेंगे तो हम बहुत मुश्किल में चल जाएंगे। तो हम प्रत्येक जो उसके योग्य जो किसान हैं, जो मतलब बहुत दूर प्रकृति के पास में हैं, जो आदिवासी इलाके में, जंगली इलाके में, ऐसे किसानों को हम सिलेक्ट करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और वापस उनसे बीज हम खरीद लेते हैं। मतलब हम देते बीज मुफ्त में है, लेकिन जब भी हमारा रिक्वायरमेंट आता है कि वो बीज हमको चाहिए तो हम उनसे ले लेते हैं। तो उनके आय के साधन भी बढ़ रहे हैं और एक प्रकृति संरक्षण भी हो रहा है, बीजों का संरक्षण हो रहा है। तो बीजों का संवर्धन, संरक्षण और साथ में उनको कैसे हमको अभी आगे सर्वाइव करना है, इसके लिए हमने अपना एक छोटा सा बीज बैंक बनाया है। और सब्जियों में लगभग जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है, अरहर है, तो लगभग में 10 से 12 और 15 वैरायटी की सारी सब वैरायटी हमने अभी कलेक्ट करके रखा हुआ है। उसमें से जो बेल वर्गीय पौधों को थोड़ा सा हमने सेपरेट किया है। तो हमने घर के सामने में एक 3x7 का एक पिट बनाया है, उसमें कंपोस्ट वगैरह डाल करके उसमें बेलदार सब्जियों को हम 50 फीट ऊपर लेंगे, जो कि हमारा घर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो 50 फीट जा करके सारी बेलदार सब्जियां वहाँ फैलेगी। और जितने छोटे पौधे हैं, मतलब 3 से 4 फीट के अंदर के, वो सारे पौधे हम फिर अपने गार्डनिंग कह लो या सिटी फार्मिंग कह लो या छत पे खेती कर लो, तो उसमें हमने ये डाल के रखा हुआ है। तो उन सारी सब्जियों को हम उगा भी रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम एक आध दो सब्जी खा भी ले, लेकिन वो सारे जो बीज एक बार हमको मिले हैं, उनको बीजों को बचाना, उनके पक्के फलों को बीज सेपरेट करना और ज़रूरतमंद किसानों तक पहुंचाना। और पूरे वापस हमने पूरे हिंदुस्तान के हर मतलब समस्त राज्य में हर प्रांत तक, राज्य तक हम गए, तो वहाँ से सब सारे बीजों को कलेक्ट करके लेके आए। तो अब जिन जिन को ज़रूरत है, तो पूरे हिंदुस्तान में हम इन बीजों को वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही हम वनस्पतियों के बीज, औषधि गुणों वाले जो है पौधों के बीज, और इवन ऐसे कुछ पौधे जो रोज़मर्रा हमको यूज़ होता है, तो उसको भी हमने छोटी सी एक नर्सरी का रूप दे करके हमने अपनी छतों पे उगाया है। तो हम सामाजिक वानिकी की बात करते हैं या जो है कम्युनिटी गार्डनिंग। तो कम्युनिटी गार्डनिंग में क्या होता है कि हम सप्ताह में एक दिन होता है, तो हम सामाजिक रूप से मिले, कुछ बीजों का संरक्षण करें, बीजों का जर्मिनेशन कैसे करना है, उनको पौधों में शिफ्ट कैसे करना है, उसमें खाद पानी का संरक्षण कैसे करना है, उसमें कैसे कीटनाशक का प्रयोग करना है, और उनको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। पूरे बरसात में हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम के माध्यम से, कॉलेज के, स्कूलों के बच्चे के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इन सब बीजों को कलेक्ट करने के बाद में उनके छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको हम वितरित करते हैं। और साथ ही जहाँ ज़रूरत है, गली में, मोहल्ले में, खाली जगहों में, कॉलेज में, संस्थाओं में, और साथ ही खेतों में, और जो हमारे जंगल है अब वो जितने घने थे वो अब कुछ पौधों की कमी होगी, तो हम बिना तामझाम के, बिना विज्ञापन के, बरसात में सप्ताह में या जब भी हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन पानी का मौसम है, उन सब पौधों को चुपचाप शिफ्ट करके आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूरे 365 दिन का कोटा हम ये बरसात और ठंड में हम कर लेते हैं। मतलब हमने देखा कि आज बारिश हुई है, सुबह हमने पौधे शिफ्ट करना है जंगलों में, तो हम कोशिश रहती कि 100 से भी ज़्यादा या 365 दिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति अगर एक एक पौधा भी प्रतिदिन के हिसाब से लगाया तो लगभग हमारी पूरी ग्रीनरी हो जाएगी। और हम जब ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो हमारे आसपास पूरी प्रकृति में, पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। और अंतिम रूप से हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे अभी जो आगे संकट आने वाला है, प्रकृति में हमारी जो मिट्टी हमारे दूषित हो गई है। तो मिट्टी में दूषित होने का मुख्य कारण है केमिकल्स है, जो हैवी मेटल्स है वो हमारे पूरे प्रकृति में आ चुके हैं। और वो हैवी मेटल्स जो है हमारे श्वास के माध्यम से, जल के माध्यम से,
हमारे भोजन के माध्यम से, इवन हमारे जितने जल स्रोत हैं वो उसमें चले गए और उससे पूरे प्रकृति का नुकसान हो रहा है। कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा, ये इसी का संकेत है कि कहीं ना हमने प्रकृति से छेड़छाड़ किया है। करी। तो हमको प्रकृति संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सबका सहयोग अपेक्षित है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सुनने के बाद आप लोग कभी मिलें और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा हम प्रयास करें। साथ में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिससे हम लगभग सब प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम प्रतिदिन सुबह शाम, सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करें। उससे एक तो हवा शुद्ध होगी, उसके पानी को हम यूज़ करेंगे तो हमारा पानी शुद्ध होगा। हम मानव में प्रयोग करेंगे तो हमारा पूरा शरीर का टॉक्सिन्स निकलेंगे। हम घर में यूज़ करेंगे तो हमारे पैथोजेनस खत्म होंगे। गाय को यूज़ करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके पैथोजेनस खत्म होंगे। और खेतों में डालेंगे तो उसमें जितने रेसिड्यूज है केमिकल वो ख़त्म होंगे और जितने हैवी मेटल्स है वो उसको हमको अलग करने में हमको सहूलियत मिलेगी। तो हम अभी पूरा जो मूल काम कर रहे हैं वो मिट्टी को बचाने में काम कर रहे हैं और हमारा जो फर्टाइल ज़मीन है उसमें कार्बन का कंटेंट्स कम हो गया है। तो जो कार्बन का प्रतिशत हमारा बहुत दयनीय कंडीशन में है। मतलब ये होना चाहिए कि अभी जो पूरे हिंदुस्तान में देखा गया है 7 से 8% बढ़ा हुआ है। अभी बालाहाट के जो मिट्टी का सैंपल लिया गया है उसमें पॉइंट में है, मतलब 0.5%, 0.25% ऐसे कार्बन का कंटेंट्स है। तो हम ओवरऑल जितनी भी बात कर रहे थे हम प्रकृति संरक्षण के लिए, या जो जैव संरक्षण कह लो, या प्राकृतिक खेती कह लो, या जैव विविधता कह लो, या पूरा जो हमारा संकल्प है उसमें हमने बहुत सारा इनोवेशन नवाचार किया है। उसमें हमने जंगल जीवामृत नाम का एक नया चीज़ बनाया है। उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटते भी हैं और लोगों को बनाना सिखाते हैं। तो उसके प्रयोग से अभी मेरी ज़मीन का कार्बन परसेंटेज गवर्नमेंट लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वो प्रूव्ड है, मतलब ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। उसमें 1.25 हमारा कार्बन का परसेंट आया है और वो भी मुश्किल से 3 साल में, जो सालों लग जाते हैं। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम संस्थागत रूप से करें, गवर्नमेंट के साथ करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करें। और अभी हम बड़े स्तर पर भी इससे इंक्लूड हुए हैं। तो अभी पुणे में, महाराष्ट्र में एरेंडा नाम की जो है संस्था है जिससे हम लोग अभी प्रतिदिन योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हम जुड़े हैं। तो वहाँ पर प्रति शनिवार को वहाँ डॉक्टर संतोष चौहान हमको उस माध्यम से गाइडेंस देते हैं और उनका एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। वो वैश्विक स्तर पे कह लीजिए या वर्ल्ड वाइड कह लीजिए या पूरा राष्ट्रीय स्तर पे, एरेंडा में वहाँ जो केवीके है और वहाँ का जो संस्थान है वहाँ पर अभी इससे पूरा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके लिए हम गांव-गांव, घर-घर में कैसे एक सुरक्षित लैब बना सके और उसकी ट्रेनिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा जो है या इसका पूरा जो प्रकल्प है, हम अब प्रतिदिन हमारे साथ अभी किसान जुड़ते चले जा रहे हैं। तो योगाहार कार्यक्रम में हम जो है एक स्थानीय प्रयोगशाला जो विषमुक्त खेती के लिए जो करना चाह रहे हैं वो किसान बिल्कुल सहर्ष हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जहाँ पर जो पूरे ग्लोबल वार्मिंग कह लो या आपका क्लाइमेट चेंज हो गया उसको लेकर के जो चुनौतियां आ रही है, मानव स्वास्थ्य को लेकर के, जैव विविधता को लेकर के, और साथ में हम देख रहे हैं कि जो हम आधुनिक रूप में जो खेती कर रहे हैं, केमिकल खेती, और या अगर हम जैविक खेती भी करना चाह रहे हैं तो उस जैविक खेती में हमको जो अड़चनें आ रही, जो हमको दिक्कतें आ रही है, उससे लड़ने के लिए एक बहुत बड़े अभियान से हम जुड़े हुए हैं। और इस माध्यम से हम चाहते हैं कि हम स्वयं के लेवल से कह लो या एक छोटे समूह के रूप में कह लो या एफपीओ के माध्यम से कह लो या जिले स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे या राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे, ये पूरा प्रकल्प हमारा एक अच्छे मोड पे आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकल्प में सब लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत जो है एक डेडिकेशन के साथ में सब लोग इस काम को मिलकर के करें। तो सर से बातचीत करके हमने जाना कि किस प्रकार से हमारा जो मानव स्वास्थ्य है वो प्रकृति संरक्षण के ऊपर निर्भर करता है।
जो हम जैसा भोजन खा रहे हैं तो उस प्रकार उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे होता है, हमारे मन पे होता है, हमारे तन पे होता है। सर जो है 15 सालों से अ, ये काम को कर रहे हैं, जैविक खेती, गौ आधारित खेती कर रहे हैं, और अपने साथ साथ जो है इनके साथ 100 किसान भाई भी जुड़े हैं जो लगातार जो है प्रकृति संरक्षण के लिए अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने बालाघाट ज़िले में जन्म लिया है, क्योंकि हमारा बालाघाट ज़िला लगभग हम देखें कि प्राकृतिक संसाधनों से जो है परिपूर्ण है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि हमारी जो जैव संपदा है और हमारी यहाँ की कृषि जो संपदा है वो है, और हमारा जो बौद्धिक स्तर है और यहाँ का एजुकेशन भी मुझे लगता है कि एमपी में काफ़ी उच्चतम स्थान प्राप्त करता है। तो यहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी लोग होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है उत्तरोत्तर अच्छा काम करे, और इस दिशा में हम नए बच्चों को, नए पीढ़ी को हम इस अभियान में शामिल करना चाहते हैं। तो हम परंपरागत खेती, जैविक खेती को बहुत ऐसा पिछड़ा हुआ ना माने, क्योंकि हमने इस आधुनिक स्टाइल से भी इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे बड़े साइंटिस्ट से मिलकर के कुछ जो है नवाचार भी किए हैं। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जो बायो फर्टिलाइज़र है वो बड़े महंगे दामों में मिलता था। पता चला कि हमको पूसा से मंगवाना है या कोई यूनिवर्सिटी से मंगाना है, एग्रीकल्चर कॉलेज से मंगाना है, तो हमने उसको बहुत माइन्यूट कर दिया है, मतलब बहुत कम लागत में किसान तैयार कर सकता है। तो इजीली, मतलब कम खर्च में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और स्थायी खेती के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक किसान एक सरल तकनीक के माध्यम से जैविक खेती करे और उसका जो है इनपुट कम हो लेकिन आउटपुट अच्छा हो, और साथ ही वो लोगों के लिए पेचीदा ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भी किसी ने बताया कि जीवामृत बना लो, फिर किसी ने बोला कि गोबर गोमूत्र मिला लो, और बहुत सारा, तो उसको एक इजी वे में लेके आया। तो अभी जो खेती में हमको अड़चनें आ रही है, जो हमारे लिए दिक्कतें आ रही है, वहाँ ये है कि अभी हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है। तो हम उसके लिए जंगल जीवामृत का यूज़ करते हैं। हमने बालाघाट के हर नदियों में, नालों में, पोखरों में, जल स्रोतों में और जहाँ जहाँ उपजाऊ ज़मीन के अच्छे स्रोत है, जहाँ घने जंगल है, वहाँ पर औषधि महत्व के पौधे, जो ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, जिन पौधों से, पत्तों से, फलों से, जड़ों से अच्छे माइक्रोबायोम प्राप्त हो सकते हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्तों के कंपोस्ट को लेकर के, और साथ में वहाँ का ह्यूमस वाला जो खाद है हमने कलेक्ट किया है, उसको हमने जीवामृत के रूप में कलेक्ट किया है, और उसको डायरेक्टली हम अपने खेतों में शुरू से लेकर अंत तक हर अवस्था में डाल सकते हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करता है, फर्टिलाइज़र का काम करता है, कीटनाशक का काम कर सकता है, और साथ में हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने में साथ देता है। तो अब ये जो जंगल जीवामृत बना हुआ है, उससे लैब में हमने कुछ काम के हमने बैक्टीरिया सेपरेट करके उसको माइक्रोनाइज किया है, उसको, यानी उस बैक्टीरिया को लाइफलाइज कंडीशन में, मतलब जो बैक्टीरिया बोतलों में आता था, पाउडर फॉर्म में आता था, उसको हमने महज एक छोटी सी कैप्सूल में, 1 ग्राम 500 mg की कैप्सूल में लाइफलाइज माइक्रोनाइज्ड नैनो फॉर्म में लेके आया है। और उसका चमत्कार ये होता है कि आपने एक कैप्सूल से 1000 एकड़ का जो है फर्टिलाइज़र तैयार करना है, या कीटनाशक तैयार करना है, या फंगिसाइड तैयार करना है। तो उसमें हमने ऐसे भी कल्चर है जो बालाघाट में बहुतायत पाया जाता है कि बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ है। पता चला कि वो गर्मी में बढ़िया हरे रहते हैं, उनके हरे पत्ते रहते हैं। आपने देखा होगा बैहर से लेकर के दमोह तक इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। वहाँ की मिट्टी के नीचे के हमने जो सॉइल लिया और सॉइल का कलेक्शन लिया, वहाँ का हमने कल्चर तैयार किया, वहाँ का जो हमने वो बैक्टीरिया जो निकाला, उस बैक्टीरिया, वो कल्चर ने पता चला कि हमारे पानी की पूर्ति करने वाले बैक्टीरिया को खोज लिया। तो वो पानी की पूर्ति करने वाले बैक्टीरिया, कीटनाशक का बैक्टीरिया, फंगिसाइड का बैक्टीरिया, डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया, फर्टिलाइज़र का बैक्टीरिया, पौधे में जो जो ज़रूरत होती है, सारे प्रकार की जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनको पैदा करने के लिए या उनको कंज्यूम करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए, वो सारे बैक्टीरिया हमने अब कैप्सूल फॉर्म में कनेक्ट कर लिया है। और बहुत आसानी से एक किसान
नॉमिनल खर्च में उसको डेवलप कर सकता है और डेवलप करके अपने खेतों में यूज़ कर सकता है। क्योंकि जब भी हम ये वाली इस पद्धति को यूज़ करते हैं तो डे वन से आप मार्केट से कोई केमिकल डालना नहीं है और उसको बहुत सस्ते रेट में, मतलब अगर हम एक किसान ने अगर 2,000 रुपये खर्च किया तो उससे 2,000 किसान फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और सीधे सीधे से है कि वो भी हमारे घर के आसपास जितनी भी चीज़ें, उसमें गुड़ होना चाहिए, दालें होना चाहिए, मिलेट्स होना चाहिए, या जो हमारे लिए अनयूजेबल अनाज है, चावल है, उसके मीडियम से भी हम और गुड़ से ये सब सारे जीवामृत कल्चर वो सब तैयार कर सकते हैं। और हर किसान एक छोटी सी अपनी एक लैब, एक कमरे में तैयार कर सकता है। बहुत आसान हो गया है खेती। और कितना अच्छा हो कि ये खेती हमारे आसपास हो, लेकिन हम जहर मुक्त अन्न खा सके, वो सब्जियां खा सके। जैसे हमने अभी जो ज़्यादा फोकस किया है आज के टाइप पे कि हर घर में एक छोटी सी किचन गार्डन हो, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर हमारे घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो नेचुरल चाय पत्ती आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपने लेमन ग्रास लिया, है ना, नींबू लिया ताज़ा, और साथ में आपने क्या लिया, तुलसी का पत्ता लिया, तो आपकी चाय कॉफ़ी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी फिर वापस मिलेंगे तो फिर से विस्तृत में जी चर्चा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर, आपके जो प्रकृति संरक्षण के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, तो सर हमारा प्रकृतम में भी एक प्रयास है कि हम प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली चाहते हैं। तो सर इसके बारे में, प्रकृतम के बारे में क्या विचार है और आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? पहली चीज़ तो अच्छा है कि ये हम आज जो है ये पूरा जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। प्रकृतम के ऑफिस में कर रहे हैं। जी। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस क्षेत्र में काम किया। आपकी मनस्थिति इतनी अच्छी है कि आज बालाहाट को एक अच्छा शुद्ध जो है प्राकृतिक उत्पाद जो रोज़मर्रा में यूज़ होता है, यहाँ तक कि हमारे सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जी। उनमें जनरली हमने देखा है कि सारी चीज़ें प्लास्टिक की जगह, मतलब प्लास्टिक ने जगह ले लिया। ले ली तो है। बालाहाट ज़िले में आपने एक अच्छा प्रयास करके एक विकल्प दिया है और लोगों तक इसको पहुंचाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो ये रही आज की कहानी, आज की सर से बातचीत काफ़ी प्रेरणादायक कहानी रही। और जो भी लोग हैं जो प्राकृतिक खेती हो या प्रकृति संरक्षण के लिए बीज संरक्षण किसी भी तरीके से सर से जुड़ना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं और अपना योगदान जो है प्रकृति संरक्षण में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।